तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका ने किया दावा, अफगानिस्तान के बाद अब पाकिस्तान पर कब्जा कर सकता है तालिबान, इमरान खान की बड़ी मुश्किलें। भाई आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली हिंसा को लेकर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा अचानक नहीं भड़की थी, दिल्ली में हिंसा योजना बनाकर रची गई थी साजिश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद साक्षी महाराज को मिली जान से मारने की धमकी, हिरासत में लिए गए 2 मुस्लिम युवक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की छत्तीसगढ़ में बोले राकेश टिकैत, सरकार का अगला टारगेट मीडिया हाउसेस बचना है तो किसानों का साथ दे, नहीं तो आप भी गए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस में शामिल होते ही कन्हैया कुमार ने आरएसएस और बीजेपी पर बोला हमला, बोले कांग्रेस बची तभी बचेगा देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की मुश्किलें, चीन ने एलएसी पर भारत के खिलाफ तैनात की 400 मिसाइलें, भारत की बढ़ गई हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवपाल यादव ने गठबंधन को लेकर अखिलेश को दी चेतावनी, कहा 11 अक्टूबर तक कर ले सपा हमसे गठबंधन, नहीं तो 403 सीटों पर अकेले ही लड़ेंगे यूपी में चुनाव। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस राज्य किस जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने किया दावा, अफगानिस्तान के बाद अब पाकिस्तान पर कब्जा कर सकता है तालिबान, इमरान खान की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार रह चुके जॉन बोल्टन ने आशंका जताई है कि अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी के बाद अब तालिबान पाकिस्तान के 150 परमाणु बमों पर कब्जा कर सकता है। बोल्टन ने कहा कि अगर इस्लामिक कट्टरपंथी पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं तो परमाणु हथियार तालिबान के हाथ पाकिस्तान के लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब उनके निशाने पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान पर तालिबान कब्जा करने की योजना बना रहे हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान पर भी कब्जा तालिबान कर सकते हैं, जिसके बाद जो अफगानिस्तान के 150 परमाणु बम है वह तालिबान के पास हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास करीब 160 परमाणु बम इस समय है। इसके अलावा उसके पास जमीनी आधारित 102 मिसाइल हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 फाइटर विमान खरीदे हैं जिनमें 24 परमाणु लॉन्चर भी मौजूद है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इमरान खान की मुश्किलें तालिबान ने बढ़ा दी हैं और तालिबान कभी भी कब्जा पाकिस्तान पर कर सकता है। आपकी क्या राय दोस्तों कि तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान पर होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा पर बोला हाई कोर्ट, कहा योजना बनाकर दिल्ली में भड़काए गए थे हिंदू मुस्लिम के दंगे। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में पिछले साल हुए दंगे के मामले में हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए एक सोची समझी साजिश इसे बताया है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, इसको लेकर सुनियोजित ढंग से एक योजना बनाई गई थी और योजना बनाकर ये हमले मुसलमान और हिंदुओं पर दिल्ली में हुए। हाई कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली हिंसा की कुछ वीडियो का हवाला भी दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि सैकड़ों दंगइयों ने बेरहमी से पुलिस के एक दल पर लाठियों डंडों हॉकी से हमला किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोपी कथित तौर पर तलवार लिए हुए थे। वहीं आपको बता दें कि कांस्टेबल रतनलाल की कथित हत्या से संबंधित मामले में आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की भी याचिका खारिज कर दी और जमानत देने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अहम टिप्पणी की है और कहा कि जो दिल्ली में हिंसा हुई थी वो योजना बनाकर हिंसा कराई गई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को मिली जान से मारने की धमकी, हिरासत में लिया गया एक युवक। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को एक मुस्लिम युवक ने सऊदी अरब से फोन कर जान से मारने की धमकी दी है। फोन उठाने पर सामने वाले शख्स ने अभद्रता करते हुए उन्हें बम से मार देने की धमकी दी है। धमकी देने वाले ने कहा कि वह उनका वंश सहित नाश कर देगा, जिसके बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोग के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जबकि एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। हिरासत में लिए गए युवक का नाम सईद अहमद है, जो सपीपुर क्षेत्र का रहने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीते दिनों इन्होंने मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, इसी से नाराज होकर युवक ने ये धमकी शायद दी होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ में बोले राकेश टिकैत, सरकार का अगला टारगेट मीडिया हाउसेस बचना है तो साथ दे किसानों का, नहीं तो आप भी गए। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान
यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। यहां राजधानी रायपुर में राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कृषि कानून से जुड़े सवाल जवाब किए। साथ ही सरकार के अगले कदम के बारे में भी लोगों को चेताया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये जो सरकार है दिल्ली में भाजपा वाली, इसने आधे देश को बेच डाला है। इसने मध्य प्रदेश की मंडी बेच दी। अब छत्तीसगढ़ की समस्या भी सामने होगी। बड़ी समस्या एमएसपी की है, जो पूरे देश की समस्या है। हम सबको आवाज उठानी होगी। वहीं पत्रकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार का जिक्र किए जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार तो रहने दो, यदि ये किसानों के लिए नहीं करेगी तो इन्हें भी मुश्किल में होना होगा। सरकार तो सरकार है, हम इनका भी कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। टिकैत ने कहा कि मैं तो उस दिल्ली वाली को देख लूं जिसने कानून बनाकर आधा देश बेच दिया। मध्य प्रदेश की 182 मंडियां बेच दी। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने मीडिया को और पत्रकारों को चेताया है और कहा कि अगला टारगेट मीडिया हाउसेस मोदी सरकार का है। अगर आपको बचना है तो किसानों का साथ दें और सच्चाई दिखाएं। तो ये बड़ी बात राकेश टिकैत ने कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस में शामिल होते ही कन्हैया कुमार ने आरएसएस बीजेपी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस बचेगी तभी बचेगा देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार मंगलवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ ही गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े। हालांकि विधायक होने के कारण कुछ तकनीकी मुद्दों के मद्देनजर आने वाले दिनों में वह औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। कन्हैया कुमार ने कहा कि करोड़ों नौजवानों को लगने लगा है कि कांग्रेस नहीं बचेगी तो देश भी नहीं बचेगा, और ऐसे में वह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस ही नेतृत्व दे सकती है। उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुझे महसूस होता है कि इस देश की सत्ता में एक ऐसी सोच के लोग काबिज हैं जो इस देश की चिंतन, परंपरा, संस्कृति, इसके मूल्य, इतिहास और वर्तमान को खत्म कर रहे हैं। ये सीधा हमला बीजेपी पर जो है कन्हैया कुमार ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार कलीम सिद्दीक के समर्थन में उतरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र। कहा हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा चला रही है भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मौलाना कलीम सिद्दीक की गिरफ्तारी के विरोध में मुस्लिम समुदाय और धर्मगुरु रिहाई की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। मंगलवार को कोतवाली से जामा मस्जिद तक विरोध प्रदर्शन मार्च अलीगढ़ में निकाला गया, जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीक की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सलमान इम्तियाज ने बताया कि मौलाना कलीम सिद्दीक इस्लाम धर्म के विद्वान और स्कॉलर के रूप में जाने जाते हैं। वह मुस्लिम समाज में समाज सुधारक कार्यों के साथ ही अन्य धर्मों के व्यक्तियों को इस्लाम की जानकारी देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा है कि इस्लाम का प्रचार करना और लोगों को अल्लाह के संदेशों से वाकिफ कराना मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये हमारा संविधान भी अधिकार देता है। इसलिए जो योगी सरकार ने कलीम सिद्दीक साहब को गिरफ्तार किया है वह गलत है और बीजेपी हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा उत्तर प्रदेश में चला रही है और मुसलमानों को डरा रही है। तो ये बड़े हमले जो है बोले हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने बढ़ा दी मोदी की मुश्किलें। चीन ने एलएसी पर भारत के खिलाफ मिसाइलों को किया तैनात। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन ने आज मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने भारत से बातचीत की आड़ में एलएसी पर सैनिकों की तैनाती फिर से बढ़ा दी है, जिसके बाद एलएसी पर तनाव बढ़ गया है और भारत पर हमले की तैयारी में चीन जुट गया है। दरअसल आपको बता दें कि बॉर्डर एरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के लिए चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई नए शेल्टर्स का निर्माण किया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी से बने शेल्टर्स किसी भी मौसम में सैनिकों को सुरक्षित रखने में सक्षम है। इतना ही नहीं, चीन ने लद्दाख के पास वाले इलाके में रूस से खरीदी गई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिट को भी भारत के खिलाफ तैनात कर दिया है, जिससे साफ होता है कि भारत पर हमले की तैयारी में चीन जुट गया है। वहीं आपको बता दें कि कल ही उत्तराखंड में चीन के लगभग 100 सैनिक भारत की सीमा में घुसे थे और एक पुल को तोड़कर वापस लौट गए थे, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कोई भी बयान, कोई भी जवाब नहीं दिया। तो किस तरह से भारत की जमीन पर तैयारी में है कब्जे की चीन। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवपाल यादव ने अखिलेश को दी चेतावनी 11 अक्टूबर तक करे हमारी पार्टी से गठबंधन, नहीं तो उतारेंगे 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के सारे प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला है और अगर 11 अक्टूबर तक उनका जवाब नहीं मिला तो विधानसभा की सभी 403 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यादव ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत
बातचीत करते हुए चेतावनी भरे अंदाज में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि 11 अक्टूबर तक मैंने अखिलेश यादव को समय दिया है। अगर 11 अक्टूबर तक अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया तो हम उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे और 12 से परिवर्तन यात्रा मथुरा वृंदावन से निकालेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शिवपाल यादव ने बड़ी चेतावनी अखिलेश को दे दी है। आपकी क्या राय है, अखिलेश यादव को शिवपाल के साथ गठबंधन यूपी में करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में सिद्धू के समर्थन में कैबिनेट मंत्री राजिया सुल्तान और प्रगट सिंह ने दिया इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर हर किसी को आज चौंका दिया है। उनके समर्थन में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। सिद्धू गुट के प्रगट सिंह और राजिया सुल्तान ने भी मंत्री पद से आज इस्तीफा दे दिया है। इससे पंजाब कांग्रेस में खलबली मच गई है। आज तक के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में पहले राजिया सुल्तान ने इस्तीफा दिया, इसके बाद प्रगट सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। प्रगट सिंह पंजाब खेल शिक्षा युवा मामले के मंत्री हैं। बताया जा रहा है कि पटियाला में सिद्धू के घर बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रगट भी शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सबको पता था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में सम्राट महिरोज की प्रतिमा लगाकर योगी की बड़ी मुश्किलें, शिलापट पर योगी के नाम पर पोती गई काली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के ग्रेटर नोएडा के दादरी में सम्राट महिरोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनावरण के दौरान लगाए गए शिलापट पर मंगलवार को कुछ अराजक तत्वों ने कालिक पोत दी है। हरकत के बाद ग्रेटर नोएडा में तनाव पैदा हो गया है। गुर्जर विद्या सभा ने विरोध जताते हुए घटना को बेहद निंदनीय बताया है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि दादरी की महिरभोज पीजी कॉलेज में 22 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट वीर महिरभोज की प्रतिमा का अनावरण किया था। अनावरण के दौरान लगाए गए शिलापट पर मंगलवार को कुछ अराजक तत्वों ने कालिक पोत दी। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुर्जर महिरभोज को अपना बता रहे हैं, राजपूत अपना बता रहे हैं और इसी को लेकर तनाव यूपी में बना हुआ है। में कि एक